स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे से हमारे सेशन चालू हो जाते हैं। सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो कॉमन साइंस सीरीज के नाम से हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी पढ़ते हैं, थर्सडे और फ्राइडे फिजिक्स, और सैटरडे को होता है केमिस्ट्री का सेशन। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को हम क्या पढ़ेंगे? तो फिजिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कल हमने वर्क के बारे में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन ली कि वर्क क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां तक मैंने आपको चीजें समझा दी थी। उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और भी कुछ जो क्वेश्चंस थे आप लोगों ने उसके आंसर्स भी दिए थे, उनको भी देखेंगे कि क्या क्या इनके आंसर्स हो सकते हैं। तो आज हमारा जो वर्क का चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है स्टडी IQ में, फर्स्ट टाइम लाइव फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो 20 जून से इसकी डेट है, और इस ये कोर्स आपको 18,500 का मिलेगा अगर आप कोड यूज करें मनीष लाइव। तो मनीष लाइव यूज करने पे आपको 18,500 का है, जो 25,000 का है। तो स्टडी IQ की पूरी टीम आपको इस लाइव कोर्स में इंटरेक्शन के साथ पढ़ाएगी। इसके अलावा शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो हमारा वर्क के ऊपर था। तो वर्क हमने लास्ट सेशन में बात कर ली थी कि वर्क क्या होता है, कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी टेंड्स टू डू अ मूवमेंट इन दैट बॉडी मींस अ डिस्प्लेसमेंट विल ऑकर। मतलब अगर किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए और उस बल के कारण वो वस्तु के अंदर विस्थापन उत्पन्न हो, तो उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो हमने कल वर्क का फॉर्मूला की बात करी थी कि कार्य क्या होता है, तो ये होता है F इंटू डी कॉस थीटा। मतलब यहां पे अगर हम बात करें, फोर्स का मतलब बल हो गया, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन हो गया, और कॉस थीटा तो एक यूनिटलेस चीज है, डायमेंशनलेस चीज है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसी को कहा जाता है विस्थापन। और मैंने यही बताया था आपको कि बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और इसकी होती है मीटर। और न्यूटन मीटर को ही आप क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। किसके नाम पे लिखते हैं? प्रेस्कॉट जूल्स के। इन्होंने जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स ने बहुत सारा काम किया किस क्षेत्र में? वर्क के क्षेत्र में। तो इसलिए हमने उनके सम्मान में उनको यूनिट का नाम दे दिया है जूल। तो वर्क की यूनिट जूल होती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है 30 न्यूटन का बल लगा रहा है, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 90 जूल जो है कार्य वहां पे होगा। ये हमारी बात हुई थी। इसके अलावा फॉर्मूला मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बता दिया था। कॉस थीटा के कारण ये कैसी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को मैंने आपको बताया था, इनको कहा जाता है अदिश राशि है। तो ये अदिश राशि है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो है आगे की बात हम करते हैं। तो कल हमारा कॉस थीटा पे बहुत सारा डिटेल डिस्कशन हुआ था। स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझे लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए। अब देखिए यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्शन। जब आपके फॉर्मूले में है F इंटू डी कॉस थीटा, मतलब जब F इंटू डी कॉस थीटा है, तो यहां पर थीटा भी तो आपको पता होना चाहिए। थीटा क्या है? एंगल है, ये कोण है। तो यहां पर बात हो रही है कि अगर हम कहीं पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने पर उस पर विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर कोण क्या लग रहा है? अगर हम इसके इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये तो 0 डिग्री है, इस तरीके से लगाएंगे तो ये 90 डिग्री है, इस तरीके से लगाएंगे तो ये आपका 180 डिग्री है, यहां से लगाते हैं तो 270 डिग्री है, और वापस इसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो 360 डिग्री है। तो आप अलग अलग एंगल से लगा सकते हैं। जैसे कि आप ट्रॉली खींचते हैं, तो ट्रॉलीज वगैरह जो होती हैं उनमें हैंडल्स आप कुछ इस तरीके से खींच कर ले जाते हैं। कभी आप एयरपोर्ट जाएं या रेलवे स्टेशन पे आप ट्रॉलीज का यूज करते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा स्लैंटिंग 45 डिग्री एंगल लगाते हैं, तो वहां पर आपको जो वर्क करना है, वर्क की वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे ही आपका वर्क किस एंगल से लग रहा है ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कूली का एग्जाम्पल बताया जाता है कि भाई ये कूली क्या कर रहा है, इस वजन जो भी चीज है इसने इसको सर पर उठाया हुआ है, और सर पर उठाया हुआ है तो बेसिकली इसने कैसा फोर्स लगाया है? फोर्स इसका अप्लाइड हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में। अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस चीज का, वो तो हो नहीं पा रहा है,
क्योंकि ये तो सर पर स्टेबल हो गई। या ये व्यक्ति अगर मूव भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो होगा क्या, यहां पर एंगल तो क्या लग गया, 90 डिग्री। मान लिया जाए कि इसने जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया वो फोर्स था 10 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये कूली 10 मीटर चला गया। मान लिया जाए कि 10 मीटर ये कूली चल रहा है, उसका सामान तो स्टेबल हो गया, सर से थोड़ी वो, अगर उसने हेड पर वो सामान रख लिया है तो वो सामान तो मूव नहीं करेगा, वो तो उसके सर पर ही स्टेबल हो गया। तो वैसे देखा जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, चले कूली का भी डिस्टेंस ले लिया जाए, तो ये जो है 10 × 10 तो 100 होना चाहिए। तो क्या 100 जूल ऑफ वर्क किया इसने? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि साथ में तो कॉस थीटा भी लगेगा, और जब हम कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 रखने पर क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 0 मिलेगी, क्योंकि कल ही हमने कॉस की वैल्यू भी देखी थी। तो अगर कॉस 90 0 है, यहां पर जो एंगल लग रहा है वो 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो किसी चीज पे, तो कॉस 270 भी 0 होता है, कॉस 90 भी 0 होता है। लेकिन अगर कॉस 180 हो जाता है तो ये -1 हो जाता है। तो वर्क आपका क्या हो सकता है? वर्क आपका 0 हो सकता है, वर्क आपका नेगेटिव हो सकता है, वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ये तीनों ही संभावना है कि आपका कार्य शून्य भी होगा, कार्य ऋणात्मक भी होगा, कार्य घनात्मक भी होगा। ये तीनों ही चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि अगर स्कूली अपने सर के ऊपर कोई सामान लेकर चल रहा है तो उसके द्वारा काम कितना किया गया है। तो फिजिक्स के हिसाब से उसने कोई काम नहीं किया है, फिजिक्स के हिसाब से 0 जूल जो है वर्क किया हुआ है। लेकिन उस कूली से आप बोल दीजिए कि भाई हमने तो फिजिक्स पढ़ी हुई है, आपने जो काम किया है वो कुछ नहीं किया है, तो वो तो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ऐसा आप नहीं करिएगा। लेकिन फिजिक्स जो कहता है उसके हिसाब से कोई काम नहीं है। अगर आप घर में बैठकर पढ़ रहे हैं तो आप में अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपनी जगह से हिलकर थोड़ी पढ़ रहे हैं आप, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो फिजिक्स मानता है आपको कोई काम नहीं कर रहे हैं। बट बहुत जरूरी काम है, करते रहिए। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। तो यहां पर देखिए, ये जो है हमने यहां पर जो लिखा है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ एफ आपका फोर्स हो गया, एस आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये अगर हम बात करें यहां पर, तो एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या है? तो यहां देख लीजिए, ये जो है आपका इसकी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ये चीज आगे इस तरीके से बढ़ रही है लेकिन फोर्स इस पे इस तरीके से लगाया जा रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप क्या कहेंगे? विस्थापन। इसके अलावा यहां पर फोर्स लग रहा है, यहां से ये फोर्स है, मतलब आपका बल, और इन दोनों के बीच में जो एंगल लग रहा है वो है थीटा। तो देखा जाए तो इसमें क्या फर्क आ जाता है? अगर आप किसी चीज को सीधे सीधे फोर्स लगाएंगे, मतलब मान लिया जाए कि आप इस चीज पर इस तरीके से फोर्स लगाते तो ये 0 डिग्री बन रहा होता। मान लिया जाए कि यहां पर अभी आपका जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री से क्या जो है फर्क आ जाएगा? तो फर्क आएगा, समझिए। अगर हम 0 डिग्री लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं हम फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है और आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 मीटर है। तो यहां पर अगर कॉस 0 होता, देखिए 2-3 एंगल्स पे देख लेते हैं, 0 एंगल पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इन सब पर वैल्यूज निकालकर चेक कर लेते हैं। तो देखा जाए तो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो है, मतलब आपके पास एफ एस की वैल्यू है, बस कॉस की वैल्यू अलग अलग केसेस में होनी है। मतलब आप सेम फोर्स लगाएं, सेम डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन एंगल अलग अलग हो जाएगा तो भी वर्क में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखते हैं। अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 × 4 8 हो जाएगा। अब अगर उसके साथ कॉस 0 है तो इंटू 1, तो वहां पे पहले केस में क्या होगा? वर्क होगा 8 जूल, जब आप इसी चीज पर 0 डिग्री डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो। दूसरा केस ले लेते हैं, तो ये 1 केस है, ये W2 केस में आपका एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2 होती है, मतलब 0.88। तो 0.88 का मतलब है कि ये 8 से तो कम हो जाएगी, मतलब 8 × 0.8, तो इसको लगभग हम बोल सकते हैं 6.4 जूल वर्क होगा। तो मतलब अगर आप किसी चीज पर
एकदम 0 डिग्री का एंगल लगाकर फोर्स लगाएंगे तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा एंगल के बेसिस पर उस पर काम करेंगे, जैसे कि ट्रॉलीज वगैरह जो होती हैं वो इसलिए ऐसी डिजाइन की गई हैं क्योंकि आपका वर्क जो है वहां पर कम हो रहा है, आपको कम काम करना पड़ रहा है सेम चीज को डिस्प्लेस करने के लिए। वहीं पर अगर आपका ये 45 डिग्री हो जाए तो 8 इंटू 45 का होता है 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 0.7, तो ये लगभग 5.6 के अराउंड आ जाएगा। मतलब आपको और कम काम करना पड़ेगा, और कम काम हो जाएगा। अगर हम ये 60 कर देते हैं तो 60 करने पे क्या होगा, 8 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपको आधा ही काम करना पड़ेगा अगर एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए 60 डिग्री पर आप लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। इसके अलावा अगर आपने इसको 90 कर दिया, इसको 90 कर दिया, मतलब आप जो है ऐसा करते करते एकदम इस तरीके से ऊपर से पकड़ने लगे या नीचे से करने लगे, जो कूली वाला केस था, तो 90 पे तो 0 ही हो जाता है, जो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एंगल का बहुत ज्यादा फर्क होता है, यही समझने के लिए एंगल यहां पर जरूरी हो जाता है। तो आपने समझा होगा कि कैसे एंगल बदलने से चीजें बदलती हैं। इसके अलावा यहां पर जो है ये जो कंपोनेंट है थीटा का वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नॉर्मल केसेस में हम फोर्स जहां लगा रहे होते हैं वहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, तो 0 डिग्री ले लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए बहुत सारी बुक्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिख देती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देती हैं, क्योंकि वो cos थीटा पहले से मानकर चलती हैं कि 0 है, और cos थीटा अगर 0 होगा तो वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, कल हम देख चुके हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए, यहां पर हमने एंगल्स की बात करी है। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जहां हो रहा है और वहीं फोर्स लग रहा है तो एंगल 0 होगा। अगर हमारा फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसके अलावा अगर हमारा फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इसके अलावा फोर्स भी ऊपर लग रहा है, और मतलब अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां पर भी एंगल होगा 0 डिग्री। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होगा, जो मैंने अभी आपको अलग अलग केसेस बताए। तो यहां पर हमको देखना होता है कि फोर्स जहां लग रहा है क्या वहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे इस केस में तो 0 डिग्री। अब जहां फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया 180 डिग्री। तो बेसिकली यहां पर जो है अलग अलग तरीके के जो है एंगल्स के ऊपर पूरा खेल टिका हुआ है। अगर एंगल चेंज होगा, अगर कोण बदलेगा तो वर्क भी बदल जाएगा। तो ये जो है आपका अलग अलग वे में अलग अलग तरीके की चीज होती है। अब यहां पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, जैसे हाइट भी बढ़ती जा रही है, और हाइट बढ़ने के साथ साथ यहां पर डायरेक्शंस को भी बार बार चेंज करना पड़ रहा है। मतलब यहां पर आप जो है पहले इस तरफ जा रहे थे फिर ऊपर जा रहे हो, इस तरीके से डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो F.D cos थीटा जो है ये बार बार किस पर बात करेगा, एंगल पे बात करेगा, और एंगल का जो है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर 0 डिग्री है तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 30 डिग्री है तो cos की वैल्यू होगी 0.7। अगर 45 डिग्री है, ये जो है इसको बस ध्यान से याद रख लीजिए कि 30 डिग्री होगा तो 0.8 होगा, 45 डिग्री होगा तो 0.7 होगा, 60 डिग्री होगा तो 0.5 होगा, 90 डिग्री होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, 180 डिग्री पर -1 हो जाएगा, 270 पर 0 हो जाएगा, 360 पर वापस से 1 हो जाएगा। तो जैसा जैसा एंगल आप बदलेंगे उस तरीके की आपको वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहां पर जो है एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आगे चलकर पढ़ेंगे, तो उसमें भी वर्क का कुछ एसेंस आएगा, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो हमने अभी पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कार्य हमारा किसके बराबर है, तो बल गुणा विस्थापन पर है, और साथ में लग जाता है cos थीटा। यूनिट क्या है, वर्क की इकाई क्या है, तो ये मैंने आपको बताया था न्यूटन मीटर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। किसके नाम पर, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर। तो ये चीज भी आपको पता चल गई, ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको एग्जाम्स में, तो उसको भी देख लेते हैं आंसर राइटिंग के हिसाब से भी, कि कब कहा जाएगा कि वर्क डन है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन,
कब ये माना जाए कि कार्य हुआ है? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर ये करेंगे कि आपका वर्क हम तब मानेंगे कि जब किसी चीज में आपने फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स अप्लाई करने के कारण उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट अकर हुआ, तो जाकर क्या कहा जाएगा कि वर्क हुआ है। मींस वर्क इज सेड टू बी डन का मतलब है वर्क इज कंप्लीटेड व्हेनेवर द गिवन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। ये जो है कि भाई कार्य कब माना जाएगा, तो उसके लिए कुछ निश्चित चीजें होना जरूरी हैं। क्या क्या होना जरूरी है? तो आ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, सबसे पहली कंडीशन है किसी वस्तु के ऊपर क्या होना चाहिए? किसी वस्तु पर क्या लगना चाहिए? बल लगना चाहिए। इसके अलावा देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कॉज। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, आप दीवार पर, कोई दीवार है उस पर धक्का लगाते रहिए, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते रहिए, लेकिन फोर्स तो आप लगा रहे हैं, तो क्या आप काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कॉज बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि जिस पर आप बल लगा रहे हैं उस बल के कारण उसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। अगर वो विस्थापन शून्य है तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य है। उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम मानेंगे कि आपके द्वारा कार्य कितना किया गया? शून्य किया गया। इसके अलावा आपको बताना है 1 जूल ऑफ वर्क। क्या बताना है? 1 जूल कार्य क्या होता है? तो 1 जूल कार्य में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहां पे बता सकते हैं कि भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा को हम 0 मान लेते हैं। तो आपका अगर हमें 1 जूल ऑफ वर्क है तो मतलब अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और 1 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो आगे बढ़ जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क। मतलब 1 जूल कार्य का मतलब है 1 न्यूटन के बल लगाने पर कोई वस्तु में अगर 1 मीटर का विस्थापन हुआ है तो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया? 1 जूल कार्य किया गया है। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज दैट वर्क when a body had experienced a force of 1 Newton and displaces by the 1 meter. तो ये हो जाएगा 1 joule is that quantity of labor done by a force of 1 Newton associate degree object that displaces it through a distance of 1 meter. मतलब 1 न्यूटन का बल लगाया गया, 1 मीटर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको कह दिया जाएगा 1 जूल ऑफ वर्क। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको करना है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, यहां पर बल लग रहा है 7 न्यूटन का, एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, और यहां पर जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 8 मीटर का हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस दिशा में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में बल भी लग रहा है। लेट अस टेक इट दैट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? तो ये जो है आपको बताना है कि कार्य इस स्थिति में कितना किया गया है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप लोग सभी बता सकते हैं, तो इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस थे आपके वर्क रिलेटेड उन पर मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर आपको बताना है कि वर्क डन किससे मेजर किया जाता है? वर्क डन, किए गए कार्य को किससे मापा जाता है? तो अभी इतने बार फॉर्मूला देख लिया हमने, तो किससे होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से होता है। मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा? ये तो आपका, ये आपका हो जाएगा संवेग, मतलब मोमेंटम। फोर्स इंटू एनर्जी, नन ऑफ दी अबव। बल गुणा दूरी, यही तो होता है कार्य, ये क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। और बल गुणा ऊर्जा, ये तो नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं है ये, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल वर्क्स एट द रेट ऑफ 20 वोल्ट। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा पावर का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को करेंगे, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। वर्क से रिलेटेड जो है कुछ इसमें चीजें लगी हैं, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। इसके अलावा 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, कब कहा जाएगा 1 जूल कार्य कहा गया है? A force of 1 Newton displaces body by 1 centimeter. A force of 1 Newton displaces body by 1 meter. A force of 1 dyne displaces body by 1 meter. या force of 1 dyne displaces by body by 1 centimeter. तो इसमें जो है आपका 1 जूल ऑफ वर्क के लिए आपको 1
न्यूटन का फोर्स होना चाहिए और साथ साथ 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो मतलब 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को 1 मीटर से विस्थापित करता है तो वहां पर 1 जूल कार्य माना जाता है। इसके बाद इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, अगर आपका नेगेटिव वर्क है तो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ है, देख लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी यहां हो रहा है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। एफ डॉट डी जो हो जाएगा कॉस थीटा की तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी, लेकिन कॉस 180 क्या हो जाता है, ये हो जाता है -1। तो बेसिकली जब आप 180 डिग्री लेते हो तो फोर्स आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं उसके ऑपोजिट आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब cos 180 आ जाएगा वहां पर, तो 180 में आपका क्या हो जाएगा -f डॉट डी हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर 0 पे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 45 पर कितनी होगी 0.7 होगी, 90 पे तो 0 ही हो जाएगा, 180 पर वैल्यू -1 होगी। तो ये नेगेटिव वर्क की स्थिति होगी। ऋणात्मक कार्य के मामले में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट पे तो विस्थापन पर तो वो निर्भर करता ही है। इसके अलावा फोर्स अप्लाइड इस पर भी करता है, एंगल बिटवीन दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन तीनों चीजों पर ही करता है। तो आपसे किसी वस्तु पर क्या निर्भर करता है, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वहां बता सकते हैं विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का प्रारंभिक वेग पर वो निर्भर नहीं करता है। तो दिस इज द आंसर, ये हो जाएगा कि इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो होप इतने क्वेश्चंस आपको समझने आए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तो होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।